भारत माता की जय। साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीधर पराड़कर जी, जिनके पुस्तक के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, वो हमारे साथ ई उपस्थिति में हैं। डॉक्टर गौड़, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जोशी जी, हमारे साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर नीलम राठी जी, प्रमोद जी और सुदर्शन हिंदुस्तान का पहला चैनल है जिसने अपने यहाँ पर साहित्य संपादक नाम का कोई पद निर्माण किया, उसके साहित्य संपादक हमारे प्रवीण आर्य जी। मंच के साथ मेरे सामने उपस्थित सर्व साहित्यिक बंधु भगिनी, मैं जानता हूँ कि आप संख्या में भले ही 100 हो, लेकिन 100 करोड़ को प्रभावित करने का मादा आप लोग रखते हो। साथ में इस कार्यक्रम को वीडियो के माध्यम से सोशल माध्यमों पर देखने वाले मेरे मित्र बंधु भगिनी, मैं सामान्यतः परिस्थिति सापेक्ष विषयों को प्राथमिकता के साथ रखता हूं। शांति काल का साहित्य अलग होता है, अशांति काल का साहित्य अलग होता है, और इसलिए कहते हैं कि अशांति के समय अगर कम खून बहाना है तो शांति के समय में ज़्यादा पसीना बहाना चाहिए। तो ये साहित्यिकों के ऊपर भी लागू होता है, और इसलिए ये समय तो शांति का नहीं है, अशांति का है। हिंदुस्तान रहेगा क्या, इस प्रश्न के साथ आज हम खड़े हैं। ऐसे में साहित्यिकों की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। मैं ऐसा मानता हूं कि अभी ट्रेडिशनल वॉरफेयर का युग समाप्त हुआ है, जिसको परंपरागत युद्ध कहते हैं कि सामने सैनिक आए, उन्होंने एक दूसरे पे गोली चलाई, एक दूसरे पे बंदूक के आगे लगे हुए चाकू मारे, उससे सेना मरी, टैंक आए। अब ये करीब करीब इस्लामिक देश इधर उधर कुछ छुटपुट होता होगा, ये बात छोड़िए। सामान्यतः विश्व युद्ध जैसी स्थितियां अभी नहीं रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये आज का चलता हुआ युद्ध है, और मैं ये मानता हूं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में सबसे निर्णायक भूमिका अगर कोई निभाता है तो वो साहित्य निभाता है, जिसको आज की भाषा में हम कंटेंट कहते हैं। मैं साहित्य के दिशा में जब भी बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि आज का साहित्य के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूं तो ये जो युग है, ये सांस्कृतिक आतंकवाद का युग है। आज हम देखते हैं कि कोई बंदूकधारी जितना बड़ा नुकसान कर सकता है, कोई अपने शरीर पर बॉम्ब बांधकर जाकर जितने लोगों को मार सकता है, उससे ज्यादा दाहकता, उसके ज्यादा परिणामकारकता एक पुस्तक में हो सकती है। 1400 साल पहले लिखे ऐसे एक पुस्तक ने दुनिया भर में क्या क्या मचा रखा हम सब जानते हैं, और इसलिए साहित्य एक पुस्तक कितना प्रभावित कर सकता है, इसके लिए इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। साहित्य तो दिमाग में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, और क्या है, अन्यथा शरीर भी हमारा यही है, उनका भी वही है, लेकिन 1400 साल पहले लिखे एक पुस्तक ने ऐसा सॉफ्टवेयर लोगों के दिमाग में इंस्टॉल किया है कि उसके बाद आज वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। मैं जानता हूं कि साहित्यकों के मंचों पर ज्यादातर ऐसे विषयों को लोग नहीं लेते, लेकिन सुरेश चौहान के जहां पर उपस्थित हो, मुझे लगता है कि वहां पर ये विषय होना ही चाहिए, नहीं तो मुझे बुलाया क्यों गया ऐसा मैं कहूंगा। यह आज साहित्य कई समस्याओं से घिरा हुआ है। आज की भाषा में कहे तो पुस्तक छपे तो बिकना चाहिए, क्योंकि अगर वो बिकेगा नहीं तो फिर छपना क्यों है, पुस्तक लिखना ही क्यों है। यहां से मुझे लगता है कि शुरुआत कीनी चाहिए। मैंने माननीय श्रीधर जी से जब बात की और मैंने कहा कि मैं बोलूंगा तो मैं कुछ ऐसे विषय रखना चाहता हूं कि पुस्तक लिखना ही क्यों है। मैं जब पुस्तक पढ़ रहा था तो उन्होंने उसमें लिखा है कि मन की संतुष्टि, बुद्धि की संतुष्टि, आत्मिक संतुष्टि, लिखने के लिए लिखना। मैं मानता हूं कि इस वक्त इससे आगे बढ़कर पुस्तक समस्या के समाधान के लिए भी लिखा जाना चाहिए। समस्या बताने वालों की कोई कमी नहीं है। आप कोई भी चैनल खोलिए, आपको लगेगा कि आप बस दुनिया डूबने वाली है, सारी समस्या ही समस्या है। लेकिन केवल समस्या बताने से क्या होगा, समाधान देना होगा। और मुझे लगता है कि जितनी प्रगल्भता, जितनी गंभीरता, जितना
आप लोगों के पास, साहित्यिकों के पास ज्ञान है, यही एक वर्ग है जो समाज को मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए आप लोगों का दायित्व ज्यादा है, ज्यादा बढ़ता है, ऐसा मुझे लगता है। यह युग ट्रेंड का है। पहले ऐसा होता था कि सामान्यतः जो साहित्यिक है वो किसी न किसी विचारधारा के स्वाभाविकता होते हैं। दिमाग है तो कोई ना कोई विचार है। इसलिए मैं नहीं मानता कि किसी एक विचार का होना कोई गलत बात है, बल्कि विचार है इसलिए तो साहित्यिक है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। 6-6.5 वर्ष पहले जो लोग पुस्तकें किसी और विषयों पर लिखते थे, पिछले 6 वर्षों में उनके पुस्तक लिखने का ट्रेंड बदल गया है। क्योंकि सत्ता बदली तो ट्रेंड बदला। वैसे भी आजकल ट्रेंड का जमाना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है इस हिसाब से पुस्तक लिखी जाती है। तो अब मोदी सत्ता में है, भाजपा सत्ता में है, संघ विचार की संस्थाएं सत्ता में है, तो पुस्तक उस तरफ लिखो। कल अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है तो उस तरफ लिखो। तो इसलिए आपको दिखेगा कि साहित्य क्षेत्र का भी एक बहुत बड़ा वर्ग, सत्ता किसी की भी हो, बड़ी चालाकी के साथ वो दोनों तरफ आपको दिखाई देगा। मैं उनको साहित्यिक मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं कहता हूं कि हो सकता है, क्योंकि साहित्य जो होता है वो समय के साथ या समय के विपरीत, सत्ता के साथ या सत्ता के विपरीत नहीं होता। साहित्य सत्य के साथ होता है, और इसलिए सत्य के साथ होने वाला साहित्य सत्ता किसकी है इसको नहीं देखता। ना आप लोगों ने भी देखना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवादी विचारों के लोग हैं तो सामान्यतः आप लोग बीजेपी के प्रो है। मैं इसमें कोई संकोच नहीं करता, आप नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी भी सांस्कृतिक कर्तव्य निभाते समय वो तंत्र की मजबूरी के कारण भी क्यों ना हो, अगर कहीं पर गलती कर रही है और आपका साहित्य का कलम वो नहीं लिख रहा है, तो आप भी साहित्यिक नहीं हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए क्योंकि आप तो आचार्य के पद पर है ना, और राज दरबार में सबसे बड़ा जो पद होता है, राजदंड जो होता है, वो तो गुरु के पास होता है, और इसलिए साहित्यिक गुरु के स्थान पर है। और इन साहित्यकों की स्वतंत्रता, इन साहित्यकों की संपूर्ण सामर्थ्यता के बगैर हिंदुस्तान कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता, मैं ऐसा मानता हूं। आज जब हम साहित्य का धर्म कह रहे हैं, तो साहित्य का है क्यों? पत्रकारिता का धर्म नहीं है क्या? है? राजनीति का धर्म नहीं है क्या? अटल जी ने कहा था राजधर्म हर क्षेत्र का धर्म है। लेकिन हमारे यहाँ पर जैसी इस पुस्तक में चर्चा की है श्रीधर जी ने, कि शब्दों ने सारा खेल बिगाड़ा है। शब्दों को ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इसलिए शब्दों ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा दृष्टिकोण बदल दिया है। हम शब्दों पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं। आज अगर हम शब्दों में कहें तो हमारे ध्यान में आएगा कि कई शब्दों के हम शिकार हो गए हैं। अब उसको कैसे उपाय की दिशा में किया जाए, तो मैं उसके लिए कुछ नुस्खे अपनाता हूँ, आपको भी बताता हूँ। आप लोग तो उससे ज़्यादा बेहतर बताते होंगे, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे उर्दू का बहुत बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है हिंदी में, और ये घुसपैठ हिंदुस्तान में बांग्लादेशियों ने की हुई घुसपैठ से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि संख्या में उनको बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन साहित्य से, साहित्य के अंदर हिंदी में उर्दू ने की हुई घुसपैठ इतने आसानी से बाहर निकाली नहीं जा सकती, लेकिन निकालनी होगी, अन्यथा हिंदी प्रभावित हो रही है। और जहाँ शुद्धता के साथ समझौता होता है, वहाँ पर उसके परिणाम के ऊपर भी उसका असर होता है। और इसलिए शब्द, इस विषय पर हमने काम करने की आवश्यकता है। आपको पता है, पिछले दिनों 4-1 साल पहले शाहरुख खान को उर्दू के लिए जीवन गौरव पुरस्कार दिया गया। कई जगह अखबारों में आया। हमने भी शुरू में सोचा कि अरे क्या मजाक है, चलो दे दिया होगा, लेकिन बाद में हमने देखा कि ये ऐसा ही नहीं दिया गया है, ये सोच समझ कर दिया हुआ है। अगर आप 4 दशकों के बाद, मतलब पीछे 4 दशक पीछे जाएंगे, तो हिंदी फिल्मों में उर्दू का उपयोग इतना प्रयत्नपूर्वक बढ़ाया गया है, फिर वो अभिनेता हो, लिखने वाला स्क्रिप्ट राइटर हो या डायरेक्टर हो, यहाँ तक कि पोस्टर प्रचार के बनाने वाला भी उर्दू के शब्दों की घुसपैठ करने का एक पूरा उन्होंने एक प्लान बनाया कि हमको कितने वर्षों में क्या करना है। शाहरुख खान तो हिंदी फिल्मों में काम कर रहा है, ऐसा मानकर हम हिंदी फिल्मों का नायक समझते थे। 4 साल पहले पता चला कि और तो उर्दू की घुसपैठ करने वाला खलनायक है। हम उस पर बोलने को तैयार नहीं है, हम ऐसा करते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी संस्थान का यह भी कार्य है
कि हिंदी भाषा में जो घुसपैठ की गई है उसका उन्होंने वैकल्पिक शब्दों के आधार पर एक पर्याय देना चाहिए। और इसलिए आज माननीय उपाध्यक्ष जी मंच पर हैं, तो मैं इस मंच से मांग करता हूं कि इस संस्थान को सालाना केवल 25 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इतने में तो क्लास बी फिल्म भी नहीं बनती है, और हमको तो क्लास 1 फिल्मों के अंदर की घुसपैठ का विकल्प देना है। तो इस संस्थान को प्रतिवर्ष कम से कम 10 गुना बढ़ाकर अगले वर्ष से 250 करोड़ रुपए का बजट दिया जाए तो कुछ होगा। और ये मैं केवल मन से मांग नहीं करूंगा, मैं मंत्री जी को भी कहूंगा, प्रधानमंत्री जी भी कहूंगा, राष्ट्रपति जी को भी कहूंगा, जिस मंच से कहना है कहूंगा, और अगली बार आपका ये बजट मिले, क्योंकि उसके बगैर आप लड़ेंगे कैसे? केवल भाषणों से बात नहीं होगी, आपको एग्जीक्यूशन करना चाहिए। हम केवल पुस्तक रख के छोड़ दें, क्योंकि विचारों के हाथ और पैर नहीं होते, उसको धारण करने वाले व्यक्ति चाहिए। और इसलिए उनको धारण करके काम करने वाले व्यक्ति को निर्माण करने के लिए, उनको निरंतर रखने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि शब्द भाषा, इसके लिए इस संस्थान को भी ज़्यादा ताकत देने की ज़रूरत है। शब्दों में हम कितने फंस गए। हम रिलीजन को ही धर्म मानते, हम नेशनलिज्म को राष्ट्रवाद मानते हैं, जबकि उनकी कल्पना और हमारी कल्पनाओं में मूलभूत अंतर है। लेकिन आज पूरा जो इकोसिस्टम है लेफ्ट विचारों का, वो हमें इस तरीके से जकड़े हुए हैं कि आज हम उसका उत्तर देने पे लगे हुए हैं। हम उनका उत्तर क्यों दें? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, माननीय अध्यक्ष जी, आप भी मतलब पूरे साहित्य क्षेत्र के लोग, कि किन विषयों को नजरअंदाज करना है ये भी हमने सीखना चाहिए। मुझे एक कथा याद है कि एक हाथी और एक गधा चर्चा कर रहे होते हैं, और गधा कहता है कि आज बड़ा अच्छा सूरज निकला है चारों तरफ। वो कहता है, अरे ये तो बारिश हो रही है, कभी भी बारिश हो सकती है, अंधेरा है, यहाँ 100 फीट का नहीं दिख रहा है, और तू कह रहा है कि सूरज निकला हुआ है। दोनों में बहस होती है, विवाद होता है। थोड़ी देर बाद ये विवाद को सुलझाने के लिए वो राजा के पास, शेर के पास जाते हैं। शेर को जब बताते, शेर पूछता है कि भाई विवाद क्या हुआ? तो गधा बताता है कि देखिए राजा साहब, ऊपर देखिए इतने काले बादल छाए हुए, लेकिन हाथी कहता है, हाथी कहता है कि गधा कहता है कि सूरज निकला हुआ है। तो कहता अच्छा तो ठीक है, मैं निर्णय देता हूं, और वो न्याय देता है कि जो हाथी है उसको 100 कोड़े मारे जाए। तो हाथी कहता है कि भाई ये क्या हुआ, गधा गलत बोल रहा है और अब मुझे कोड़े मारने के लिए कहता है। तो फिर शेर उसको समझाता है कि अरे वो तो गधा है, तू तो हाथी है, उसके साथ क्यों दिमाग लगा रहा है, और तुमको इसलिए तुमको 100 कोड़े कि तुम गधे के साथ दिमाग लगा रहे हो। इसलिए साहित्यिकों ने, क्योंकि आपको एंगेज करने का प्रयास किया जाएगा, आपको व्यस्त करने का प्रयास किया जाएगा, आपको दिशा भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा, आप मूल मुद्दों को छोड़कर नॉन इशू पर ज्यादा उत्तर देते रहे, ये प्रयास किया जाएगा। ये ना हो, इसलिए कभी कभी गधों के बातों को भी नजरअंदाज करना भी हमको सीखना होगा। ये भी एक रणनीति के हिस्से के तौर पर मुझे लगता है। इसके साथ साथ शब्दों की ही जब हम बात करते हैं तो नाते संबंधों में भी कैसे घुसपैठ हुई। जैसे बीवी लोग कहते हैं, आज अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अपने पत्नी का परिचय करते समय कहते कि ये मेरी बीवी है। तो जब ऐसे मुझे इसकी पूरी हिंदी की और उर्दू की प्रॉपर मैंने बीवी शब्द का अध्ययन किया, तो उसके बाद, क्योंकि मैं सोल्यूशन का आदमी हूँ, मैं हमेशा समाधान देता हूँ, तो ऐसे एक बड़े कार्यक्रम में एक बड़े व्यक्ति ने अपने पत्नी का परिचय कराया और कहा कि ये मेरे बीवी हैं। तो मैंने उनका, भाभी जी आप बीवी है तो इनकी इसका मतलब आपका इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? तो उनको मेरा पहला वाक्य समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा अच्छा आपको ये पता है ना, ये आपको बीवी कह रहे हैं, इसका मतलब और 3 लाने की व्यवस्था भी इसमें होती है। तब उनके ध्यान में आ गया कि अच्छा मैं इस्लाम के एंगल से कह रहा हूं, तो इस्लाम के में जो बीवी है वो हिंदी में पत्नी कैसे हो सकती है? क्योंकि वहां तो कॉन्ट्रैक्ट है, वहां एक के साथ 4 हो सकती है, कभी भी छोड़ी जा सकती है। यहां तो 7 जन्मों का कम से कम बंधन है, और उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, संस्कार है। तो आप जहां पर भी कोई अपने धर्म पत्नी को बीवी कहता हूं, मैंने जो कहा उस बहन जी को आप भी कहिए, अगले मिनट से वो अपने पति को कभी भी बीवी नाम से तो कम से कम परिचय करवाने नहीं देगी। तो ऐसे कई छोटे मोटे उपाय हमको लाने पड़ेंगे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, उस पर इसको लिखकर प्रसारित करना होगा।
तो हम इन तमाम चीजों को कर सकते हैं। अहिंसा ऐसा ही एक शब्द है, और मैं इस पुस्तक में पढ़ रहा था कि इसके ऊपर श्रीधर जी ने बड़े विस्तार से लिखा है। क्योंकि हमारे देश में देखिए, कोई भी भगवान लीजिए, एक भी भगवान ऐसे नहीं है जिनके हाथ में शस्त्र नहीं है, लेकिन आज हम सबको शस्त्र विहीन किया गया है। हमको कहा गया कि अहिंसा ही दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल। ये जो हमें बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी हमने सत्य क्या है लोगों को बोलना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि अहिंसा क्या है। अहिंसा हम इसलिए करते हैं ना कि ज्यादा हिंसा ना हो, किसी की हिंसा ना हो। तो ज्यादा हिंसा करने वाले अफजल खान की हिंसा करके मार देना भी अहिंसा है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि अफजल खान जीवित रहेगा तो हिंसा ज्यादा करेगा, इसलिए अफजल खान की हत्या अर्थात हिंसा भी अहिंसा है। यह हमको समझाने की आवश्यकता है, अन्यथा शब्दों के फेरे में हम फंस जाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे नहीं। इसी क्रम में श्रीधर जी ने बाल साहित्य के ऊपर महत्वपूर्ण समय दिया है इस पुस्तक में, और मैं ये दावा करता हूं कि हिंदुस्तान के ऊपर हमारे शत्रु सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी पीढ़ी पर लगा रहे हैं, समाज के किसी वर्ग पर लगा रहे हैं, तो वो बच्चों पर लगा रहे हैं। 20-25 साल पहले कार्टून आए, कार्टून चैनल आए, हमने तभी उसकी कभी सोचा कि इसका क्या दुष्परिणाम होगा। हमने सोचा चलो बच्चा है, क्या फर्क पड़ता है, ग्राउंड में खेला क्या और उसने कार्टून देखा क्या। आज हमको ध्यान में आ रहा है कि 20 साल पहले आए चैनल, जो कार्टून चैनल आए, उनका परिणाम क्या हो रहा है कि आज घरों में बच्चों के नाम क्या है, गोलू, मोलू, बबलू, लिप्पी, पप्पू। अब पप्पू गांधी घराने में पैदा होने के बाद भी शेर नहीं हो सकता क्योंकि नाम पप्पू है। हमको ये समझना होगा, लेकिन हम ये नाम रख रहे हैं। भाई बच्चे के नाम पहले कैसे होते थे, कम से कम वो शेर नहीं, लेकिन उसको नाम अगर शेरू देते थे तो कम से कम वो पप्पू तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि बार बार उसको शेर 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 कहेंगे। आज अगर वो मन से विचार से शेर बनने की कोशिश भी करेगा तो घर का हर आदमी उसको पप्पू कह रहा है। देखिए, मैं आपके जैसा कोई बड़ी साहित्यिक बातें करने नहीं आया, मैं आप जैसे बड़े साहित्यिकों को छोटी छोटी बातें समझाने आया हूं जो कितना बड़ा परिणाम कर रही है, और उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल बड़े बड़े पुस्तक और प्रबंध और ग्रंथों से नहीं, इस छोटी घुसपैठ से भी बड़ा परिणाम हमारे ऊपर किया गया है, और इसलिए वो भी होना जरूरी है। इसके लिए सावरकर जी ने शब्दों के ऊपर बहुत काम किया। आप जानते हैं, ये जो टेलीफोन को दूरध्वनि ये शब्द है, ये सावरकर जी ने दिया है। उसके बाद हिंदुस्तान में जब दूरदर्शन आया अर्थात टीवी आया, तो उसी शब्द के आधार पर उसको दूरदर्शन कहा गया। सावरकर जी ने 200 से ज्यादा ऐसे शब्दों का निर्मिति की हुई है, ज्यादा शब्द मराठी में हैं, लेकिन मैं संदर्भ इसलिए सावरकर जी का दे रहा हूं कि क्रांतिकारियों को भी ये लगता है कि साहित्य में भी उतना ही महत्व है, उतना ही समय देना जरूरी है जितना मैदान पर शत्रु के लिए, शत्रु के विरुद्ध लड़ने के लिए हथियार लेकर लड़ना जरूरी है, उतना ही साहित्य में भी समय देना जरूरी है। ऐसा ही सांस्कृतिक विकास की हम बात करते हैं, और उत्तर भारत में तो मुझे शब्द बहुत ज्यादा सुनाई देता है, गंगा जमुनी। ये कौन सी मिली जुली संस्कृति? भाई मिली जुली तो केवल मिसळ होती है, संस्कृति नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जैसा कुछ है। मिली जुली क्या संस्कृति होती है? संस्कृति का अपना मूल तत्व ही शुद्धता है, तो ये मिली जुली क्या है, कहां से आ गई? लेकिन हमने उसको स्वीकार किया, शब्दों का ही परिणाम है। हम कभी कभी नजरअंदाज करते, स्वीकार करते हैं, फिर अनुकरण करते, और फिर अनुकरण को ही सिद्धांत मानकर उसका पालन करते। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये शब्द आपने बहुत सुना। धीरे धीरे इसमें जोड़ दिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फिर जोड़ दिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फिर जोड़ दिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन। अब उसमें जोड़ा जाएगा कहीं पर सरधाना। आपको पता है ना, झारखंड और बिहार में आदिवासी जो हैं उनका वहां पर अलग कोड आया है। अभी कल ही एक विधायक ने राजस्थान के आदिवासियों के लिए अलग कोड की बात की है। लिंगायत नाम का कोड कर्नाटक में ऑलरेडी मुख्यमंत्री ने लाया है। तो फिर कुछ दिनों बाद आपको ये सारे नाम लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप जिस दिन ये कहेंगे कि भाई हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तो ठीक है, लेकिन सिख, बौद्ध, जैन, लिंगायत, इसका मतलब ही हिंदू है, उस दिन ये दूसरा भेद करने वाला कोई बोलेगा नहीं।
मुझे लगता है कि हमें यह आग्रह रखना होगा, अन्यथा इन शब्दों के फेर में हम उसका शिकार हो जाएंगे। और उपाय की दिशा में क्या, क्योंकि मैं हमेशा उपाय की बात करता हूं, मुझे लगता है कि उपाय की दिशा में हम आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी जो चैलेंजेस है वो पुस्तकों से पुस्तकों का उत्तर देने तक सीमित नहीं है। पुस्तकों से उत्तर देने के साथ साथ आपको एसएमएस जैसे 145 डिजिट के टेक्स्ट का भी जवाब देना है, आपको 200 शब्द के व्हाट्सएप का भी जवाब देना है, आपको 500 शब्द मर्यादा के फेसबुक के पोस्ट का भी जवाब देना है, आपको 3 घंटे के फीचर फिल्म का भी जवाब देना है, आपको प्रतिदिन 45 मिनट की वेब सीरीज जो चलती है उसका भी जवाब देना है। इसलिए अपने साहित्य के वर्जन को आपको आधुनिक, आपका जो शत्रु है उसने जिन जिन हथियारों का उपयोग किया है उसका ही उपयोग करके आपको उसको परास्त करना होगा, तभी हम जीत सकते हैं। यहाँ पर मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज याद आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्य में उस जमाने में और भी कई राजा थे, और तब विदेशी व्यापारी भारत में आने लगे थे। ब्रिटिशर्स आते थे, पुर्तगीज आते थे, फ्रेंच आते थे। तो तब जो शिवाजी महाराज जी का राज्य था महाराष्ट्र, वहां पर जो विदेशी व्यापारी आते थे, ये सारे विदेशी व्यापारी सारे राजाओं को टैक्स देते थे, जो भी व्यापार करते थे उसके बदले में टैक्स देते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने राज्य में एक नियम किया था, विदेशी व्यापारियों से व्यापार करते समय टैक्स भले वो सोने के रूप में क्यों ना हो नहीं लेंगे। वो कहते थे तुम्हारे देश में तुम्हारे सैनिकों के लिए जो हथियार देते हो वो हथियार मुझे टैक्स के रूप में चाहिए, वही मैं उसको टैक्स के रूप में लूंगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने तब नियम किया हुआ आधुनिक हथियारों का। तो क्या साहित्यकारों के लिए भी एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ओटीटी, फीचर फिल्म, टीवी, ये सब हथियार नहीं है क्या? तो आपने क्यों नहीं मांग करनी चाहिए? आपने भी राष्ट्रवादी विचारों की सरकार है, उसको कहना चाहिए कि इस देश में राष्ट्रवाद के विरुद्ध माहौल बनाने वाले जो सारा तंत्र है उनके पास हजारों करोड़ रुपए का बजट है और इतने सारे हथियारों से वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चला रहे हैं। तो इस वॉरफेयर के विरुद्ध अगर हमको लड़ना है तो उस लड़ने के लिए आपको भी उनसे ज्यादा आधुनिक हथियार चाहिए। ये मांग आप लोग करें, उस मांग के साथ सुदर्शन चैनल पूरा समर्थन करेगा, ये भी आपको वचन देता हूं। और साथ में, क्योंकि शुरुआत कहां से की जाए, मांग सरकार से करेंगे, सरकार कब देगी, संविधान कितना दे पाएगा, कोर्ट कितना देगा, हम सब जानते हैं। कई एनजीओ तो इसलिए बैठाए गए हैं कि ये सारा तंत्र काम न करे। इसलिए सरकार तंत्र जब जो करेगा तब करेगा। मैं आज इस मंच से हिंदी भवन में वचन देता हूं कि मैं हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी साहित्यकों के साथ हूं। ये चैनल आपका है, आप तय करिए कि इससे क्या कंटेंट जाना चाहिए। आप जितना टाइम कहेंगे मैं टाइम देने के लिए तैयार हूं।